हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया गया था टीयर 2 का, जो 14 और 15 अगस्त को आप दे सकते थे। तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस और मैथ्स का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे और सेफ स्कोर इस पर्टिकुलर शिफ्ट में क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इन प्लेलिस्ट को यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। और मैथ्स के कहते हैं कंप्यूटर के लिए कंप्लीट कोर्स फ्रीली अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। मैथ्स के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है और टीयर 2 के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं मैथ्स के वो भी आपको करा रखे हैं। अगर मैं अब बात करता हूँ फ्री टेस्ट की, तो टीयर 1 का टेस्ट होता है हमारा और टीयर 2 का टेस्ट होता है। टीयर 1 का हर संडे को और टीयर 2 का टेस्ट सीएचएसएल के लिए वेडनेसडे और थर्सडे को कंडक्ट कराया जाता है। बाकी पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अब डायरेक्टली हम अपने मॉक पे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के टेस्ट की बात करेंगे। कंप्यूटर का टेस्ट दिया था 4316 कैंडिडेट्स ने, और अगर कंप्लीट टेस्ट की बात करूं ओवरऑल तो वो 9000 एस्पिरेंट्स ने दिया था, ठीक है। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे सोल्यूशन कंप्यूटर के टेस्ट के अवेलेबल है। जैसे ही आप अपने टेस्ट पे रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएंगे, ऐसे ही ओवरऑल टेस्ट के भी। कंप्यूटर में जो एवरेज स्कोर गया है इस पर्टिकुलर टेस्ट में वो गया 13.8 मार्क्स और मीडियन स्कोर गया 14। ये काफी ज्यादा कम स्कोर है। अगर आप टीयर 2 को टारगेट कर रहे हैं, कंप्यूटर की प्रिपरेशन अपनी बढ़ा दीजिए। इस तरह का स्कोर अगर एग्जाम में आएगा तो आधे बच्चे वैसे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि यूआर कैटेगरी से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही हमारे कितने हैं, 13.5 है, ठीक। तो अगर हम देखें 13.5 से ज्यादा स्कोर करने वाले या उसके बराबर स्कोर करने वाले 2304 कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ हमारे पास 4300, मतलब 50% से ज्यादा बच्चे हो सकता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाए। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में रही तो आप थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव कीजिए। अब मेन टेस्ट की बात करते हैं जो कि 360 मार्क्स का होता है। इसे 9004 कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे 320 से ज्यादा स्कोर करने वाले इस बार 15 कैंडिडेट्स हैं। 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले 212 कैंडिडेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं 270 से ज्यादा स्कोर करने वाले 2041 कैंडिडेट्स हैं। इस तरीके से यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी से आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा एसएससी सीएचएसएल के लिए, वो आपका 270 टू 275 तक रेंज कर सकता है, क्योंकि इस टेस्ट का लेवल पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में इजियर रहा है। और पेपर के लेवल की बात करूं, इसे हम मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, डिफिकल्ट की कैटेगरी में वाला पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर मैं ओवरऑल देखता हूं यहाँ पे, तो जिस बच्चे के 330 के आसपास है या 320 से ऊपर है तो वो 99.9 परसेंटाइल में चल रहा है, मतलब टॉप रैंक वो एसएससी सीजीएल के थ्रू, एसएससी सीएचएसएल के थ्रू ला सकता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 270 मार्क्स पे जो आपकी परसेंटाइल चल रही है वो यहाँ पे चल रही है 78.37 परसेंटाइल। और इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर आपका मार्क्स का रेंज जितना भी है, आप ये देखो कि कम से कम आरबी के टेस्ट में आपसे स्कोर ज्यादा करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे सभी बच्चे अभी टेस्ट दे भी नहीं रहे, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लियर करेंगे टीयर 1 को सीएचएसएल को, तो आपको वहां पे थोड़ा सा और ज्यादा कंपटीशन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का अगर हम डेटा देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए हैं इस बार, आउट ऑफ 360 ये गया है 329 मार्क्स, फिर 328, 325 इस तरीके से चलेगा। 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 320 से ज्यादा स्कोर किया और 360 में से एवरेज स्कोर सभी एस्पिरेंट्स का अगर मैं देखूं तो वो लगभग 3212 मार्क्स के आसपास जा रहा है। मीडियन स्कोर काफी ज्यादा हाई है इस बार, 244 मार्क्स है और टॉप 15 एस्पिरेंट्स का एवरेज स्कोर जा रहा है वो 322.33 मार्क्स जा रहा है। सेक्शन 1 अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 1 के अंदर बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया इस बार। 180 में से 170 प्लस लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 79 स्टूडेंट्स हैं। 160 प्लस लाने वाले 500 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा। एवरेज स्कोर सेक्शन 1 में 114 मार्क्स जा रहा है और मीडियन स्कोर आपका जा रहा है 129। इस तरीके का टेस्ट आता है आपका एग्जामिनेशन में तो आपको मिनिमम 140 तो टारगेट करना ही है, कितने में से 180 में से, और कोशिश करो 140 भी नहीं 180 में से आपका 150 प्लस आपका स्कोर सेक्शन 1 में जाएगा तो आपको डर थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में फिर भी आइडिया रहता है क्वेश्चन सही है या नहीं है। इंग्लिश में काफी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है सही है, बाद में जाके गलत हो जाते हैं, तो अनसर्टेनिटी इंग्लिश में बनी रहती है और जीके में भी कुछ क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी रहती है। सेक्शन 2 की मैं बात करूंगा तो 170 या 170 से ज्यादा लाने वाला सिर्फ एक ही बच्चा है। 160 से ज्यादा लाने वाले 9 एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं 140 से ऊपर देखूं तो 607 एस्पिरेंट्स है। 130 से ज्यादा स्कोर करने वाले एस्पिरेंट्स देखूं तो यहाँ पे हमारे पास 1995 एस्पिरेंट्स हैं।
ठीक है, टारगेट यही है कि आपको कोशिश करनी है कि 130 से अबव तो आपका सेक्शन 2 में आए आउट ऑफ 180। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो एवरेज स्कोर यहां पे 98 मार्क्स गया है और मीडियन स्कोर 116 मार्क्स गया है। बाकी यही था। अब आगे मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहां पे कराने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैथ सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहता है एक आदमी ने 8000 रुपीज बैंक से उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। एक साल के बाद उसने 3600 पे कर दिए और 5 साल के अंदर उसने 6124 रुपीज पे करे टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। हमें बताना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ नियरेस्ट टू एन इंटीजर। तो कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर मेरे पास 8000 रुपीज है, ब्याज की दर में फिलहाल मान लेता हूं 8% है, तो 8000 रुपीज 5 साल के अंदर पूरा हिसाब क्लियर हो रहा है ना, तो इस पे 5 साल का ब्याज कितना लगेगा 8% के हिसाब से। आप कहेंगे सर 8% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 80R हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे, 80R बचेगा, और 5 साल का तो 80 इंटू में 5 ये हो जाएगा 400R। अच्छा ये किसके बराबर होगा? 1 साल के बाद उसने 3600 रुपीज पे कर दिए। अब हिसाब खत्म हो रहा है कितना? 5 साल के बाद। तो 1 साल और 5 साल में कितने साल का गैप हो गया? 4 साल का। तो जो 3600 पहले 1 साल के बाद दे दिए, इस पे 4 साल का ब्याज लगेगा। अच्छा अगर ब्याज की दर 8% है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 36R, और 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 36 इंटू में 4 144R, और 5 साल के अंत में उसने कितने रुपए दिए? 6124 टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। तो 5 साल के बाद टोटल अमाउंट जो उसने दिया ये, और जो उसे देना था ये, दोनों को इक्वेट कर दिया और सोल्व करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी? 3600 6124, तो ये 9724, 8000 घटाऊंगा इसमें तो मेरे पास 1724 बचेगा। और अगर आप इधर देखेंगे तो 400 में से 144 घटाया तो मेरे पास 256R बचेगा। तो R को अगर इधर रखूं तो डिवाइडेड बाय 256, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है, 5%, 7%, 9 और 12। आप देखो ये अप्रोक्सीमेटली मेरा 250 को टेंड कर रहा है। 250 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1700 समथिंग आया? आप कहेंगे सर 7 से करना पड़ेगा। तो R मेरा किसके बराबर हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 7%। आप कहते हैं सर 6 के भी थोड़े चांसेस बन सकते थे, अप्रोक्सीमेशन से कर ही रहे हो, लेकिन 6% ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, और 5% तो हो नहीं सकता, हमें पता है इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1300 1200 से 1300 के बीच में वैल्यू आएगी, 1728 नहीं जा सकता, और 9 और 12 तो बहुत ज्यादा हो गए। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है मेरे पास? एक ट्राइंगल है SPQ जिसमें SP प्लस PQ, PQ प्लस QS और QS प्लस SP, इन सबका सम की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। हमें रेडियस बताना है उस सर्कल का जिसका सेम पेरीमीटर है इस ट्राइंगल की तरह। कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। अब दो साइड का सम 3 बार कर रखा है तो हर एक साइड 2 बार यूज हो रही होगी। जब मैं इन तीनों का सम करूंगा तो इन तीनों साइड्स का सम किसके बराबर हो जाएगा? ये ट्वाइस पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, और पेरीमीटर हो जाएगा इन तीनों के सम का भाग 2। तो 38 प्लस 32 70, और यहां पे 96 डिवाइडेड बाई 2, और ये पेरीमीटर हो गया मेरा 48। किसका? ट्राइंगल का। हमें रेडियस बताना हो सर्कल का जिसका सेम पेरीमीटर हो। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में r हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे, अपनी वैल्यू निकालेंगे। जैसे 4 से मैं काट दूंगा तो ये तो बचेगा 12 और ये बचेगा 11, तो यहाँ पे 84 डिवाइडेड बाई 11 ये किसके बराबर आ जाएगा? मेरा r के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू मेरी 7 टाइम्स कुछ जाएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर बी सेट बैठ रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक डिवीजन का सम है जिसमें कहता है जो डिवाइजर है वो 15 टाइम्स है कोशेंट का और 7 टाइम्स है रिमाइंडर का। तो अगर रिमाइंडर 45 है तो हमें बता दो कि भैया डिविडेंड क्या होगा। देखो डिविडेंड जो होता है वो होता है मेरा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर का मान मुझे ऑलरेडी दे रखा है, क्या है? 45 दे रखा है। अब आगे कहता है मेरे पास जो डिवाइजर है ना वो 7 टाइम्स है किसका? रिमाइंडर का। तो 7 इंटू 45 तो ये हो गया,
और जो डिवाइजर है कोशेंट का 15 टाइम्स है, तो कोशेंट क्या हो जाएगा, डिवाइजर बाय 15। तो इसमें डिवाइजर ये है, इसमें डिवाइजर बाय 15 करूंगा तो इसका मतलब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15। दिस विल बी माय आंसर। क्वेश्चन सोल्व करके हम अपना आंसर बता देंगे क्या वैल्यू आएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 7 स्क्वायर अलग ले लिया, 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15, तो 45 इंटू 3 बचेगा और यहाँ पे प्लस 45। सोल्व करेंगे, आपका आंसर 45 का मल्टीपल होगा, 45 का डिजिटल सम क्या होता है 9, तो ये पूरी वैल्यू मेरी 9 से कटेगी। तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से डिविजिबल है। जैसे 5 5 5 5 29 से नहीं कटेगा, 6 6 6 9 से कट जाएगा, 8 8 8 सम करूंगा 24 9 से नहीं कटेगा, 4 4 4 9 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो आंसर होगा वो 9 का डिविजिबल, 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। चलें क्या आगे, अब हम वरना कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 0.45 की पावर 4 प्लस 2 इंटू में दिस, कुछ इस तरीके से, और नीचे भी कुछ वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन देख के आपको स्ट्राइक करना चाहिए, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग रहा है, देखो 2 इंटू 0.45 का स्क्वायर है, माइनस में 0.45 का स्क्वायर है, कट जाएगा तो 0.45 का होल स्क्वायर ही बचेगा। तो a की पावर 4 अगर मैं 0.45 को ये मान लूं, प्लस मेरे पास a स्क्वायर प्लस मेरे पास यहाँ पे 1 है, और नीचे अगर मैं देखूं तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। आपको पता है अगर मैं इस चीज को ब्रेक करता हूँ, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, ये होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और ये होता है इंटू में a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी भी है। और अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 से, तो हमारे पास ये पार्ट कट जाएगा और सिर्फ ये बचेगा। तो ये क्या है मेरे पास, 0.45 का होल स्क्वायर माइनस 0.45, और यहाँ पे मेरे पास प्लस 1। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो 0.45 का स्क्वायर क्या होगा, पहले 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, 5 उसका 4 है, इमीडिएट नेक्स्ट नंबर 5, 4 इंटू 5 20, तो ये आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, फिर स्क्वायर है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो ये बचेगा मेरे पास, माइनस में 0.45 प्लस 1। अगर मैं सॉल्व करूंगा, देखो 1.2045 में से 0 माइनस करेंगे 0.45 को, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 45 घटाया यहाँ पे, तो मेरे पास बचेगा 80। एक सेकेंड, ये 4500 होगा, तो यहाँ पे 25 आएगा, फिर यहाँ पे 20 में से 45 को घटाऊंगा 75, 0.7525 ये बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक टैंक है जिसके अंदर एक लीक है जो उसे 9 घंटे में खाली कर सकता है। एक टैप को हमने टर्न ऑन कर दिया जो उसे फिल कर सकता है उसमें 9 लीटर 1 मिनट के अंदर। अब अगर दोनों चीजें साथ में चल रही हैं तो हमारे पास जो टैंक खाली हो रहा है वो 36 आवर्स में हो रहा है, तो हमें बताना है कितने लीटर टैंक होल्ड कर सकता है। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइनली हमारे पास टैंक भरा हुआ है और वो क्या हो रहा है, वो खाली हो रहा है। जब इस तरह का केस होता है तो खाली करने वाला हम पॉजिटिव काम मांग लेंगे और टैंक को भरने वाला हम नेगेटिव मान सकते हैं। हमें एक्चुअली देखना होता है कि हमारा काम क्या है। तो अगर मैं बात करूं, एक लीक टैंक को खाली कर सकता है 9 घंटे में, तो लीक की मैंने मान लिया 9 घंटे में खाली करेगा। और अगर मेरे पास टैप प्लस लीक दोनों काम करें तो हमारे पास क्या होता है, टैंक खाली हो रहा है 36 आवर्स में। ठीक है, तो कंबाइंड टोटल वर्क या कैपेसिटी हम क्या मान लेंगे, इन दोनों कैल्सियम 36, ये आ जाएगा मेरे पास 4 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, अगर लीक की एफिशिएंसी 4 है तो टैप की एफिशिएंसी क्या होगी, ये 1 हो गया, तो टैप की एफिशिएंसी रह गई मेरे पास -3। -3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि टैप क्या कर रहा है, भरने का काम कर रहा है, लीक क्या कर रहा है, खाली करने का काम। अगर मेरे पास टोटल कैपेसिटी इतनी है, ठीक है, तो ये आवर्स में दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं 1 घंटे में टैप क्या करेगा, 3 रेशियो पानी भरेगा इसके अंदर। टोटल भरने में कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर 36 को डिवाइड कर दो 3 से, तो लंबे से लगेंगे 12 घंटे। हमसे पूछा है कितना पानी जो टैंक है वो होल्ड कर सकता है, तो टैप 12 घंटे में टैंक को भर सकता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो टैप का क्या दे रखा है, 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरेगा।
तो 6 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना, 6 इंटू 12। और अगर हम बात करेंगे 12 घंटे में कितना भरेगा, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 60 करना पड़ेगा 1 घंटे का, और इंटू में 12 कर देंगे, तो टोटल मुझे इतनी कैपेसिटी, इतने लीटर कैपेसिटी रही होगी टैंक की। सोल्व करके आप अपना आंसर निकालेंगे। आप यहाँ पे 36 को 12 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 6 या 72, 7 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 36 और 7 43। इतने लीटर्स मेरे पास कैपेसिटी निकल के आएगी। अगर आप बेसिक से करेंगे इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है हमारे पास कि आप कैपेसिटी को सी मान के क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो दूसरा मेथड हमारा क्या हो सकता है, मान लो मैंने टोटल टैंक की कैपेसिटी को मान लिया सी, जो टैंक है लीक उसे 9 घंटे में खाली कर सकता है, तो आप कहेंगे सर ये -9, 1 घंटे में इतना खाली करेगा। अगर मैं बात करूं जो टैप है 6 लीटर भर रहा है 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 इंटू 60 इतना भरेगा 1 घंटे में। तो यहाँ पे अगर मैं काम के ऊपर आप किस तरीके से मान लो, अगर खाली करने वाला काम आप नेगेटिव में मान रहे हो तो भरने वाला पॉजिटिव मान लो, अगर खाली करने वाला पॉजिटिव मान रहे हो तो भरने वाला नेगेटिव मान लो, आपके ऊपर है। तो मैं इसे पॉजिटिव मान रहा हूं तो मैं इसे नेगेटिव ले लेता हूं। तो मेरे पास 1 घंटे में इतना पानी टैंक से निकलेगा। दोनों साथ में चलेंगे तो कितने घंटे में, 36 घंटे में क्या कर सकते हैं, टैंक को खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो इसके बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसे सोल्व करेंगे तो भी आप अपनी कैपेसिटी के बारे में बता सकते हैं कि आपका आंसर टैंक की कैपेसिटी क्या रही होगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो सा मेथड आपको ठीक लगे आप उस मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है, मेरे पास एक फ्रैक्शन है n/d, मैंने मान लिया कुछ ऐसा रहा होगा। इसमें अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और न्यूमरेटर को 5 से इंक्रीज कर देता हूं, तो जो फ्रैक्शन बनता है मेरे पास वो बन जाता है 1/3। ठीक है, आगे कहता है अगर मैं न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दूं, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 6/7। हमें बताना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या होगा इन दी लोएस्ट फॉर्म। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालूंगा। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या, मान लो ये 15/10 आया तो इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी 3/2, और इन दोनों का सम बताना होगा। क्लियर है, इस तरीके से करना है। तो हम इसे सोल्व करेंगे। अगर मैं सोल्व करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ पे मेरे पास 3 न्यूमरेटर है, और ये किसके बराबर, 3 न्यूमरेटर प्लस 5 इक्वल्स टू 3 डिनोमिनेटर। अगर इधर सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, पहले तो मैं 3 लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से यहाँ काट देते, तो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस 5 आ जाएगा मेरे पास। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 से काटूंगा तो ये बचेगा 2, तो मेरे पास यहाँ पे 7 न्यूमरेटर इक्वल्स टू 2 डिनोमिनेटर प्लस 10। अगर यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी होगी तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर प्लस 5 से रिप्लेस करूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे 2 न्यूमरेटर, इधर जाके 5 न्यूमरेटर बचेगा, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2 इंटू 5 10 प्लस 10 20, और न्यूमरेटर का मान आ गया मेरे पास 4। अगर न्यूमरेटर 4 है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 13। दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाके हमें सोल्व करना पड़ेगा। 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दिखे तो एग्जाम में आप लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगला सवाल मेरे पास क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है। ए सॉल्यूशन है, उसके अंदर एसिड और वाटर 7:13 दे रखा है। बी सॉल्यूशन है, उसके अंदर एसिड और वाटर कितना दे रखा है, 8:7 दे रखा है। आगे कहता है इसके अंदर 4 लीटर ए और 6 लीटर बी को अगर हम मिला दें और जो सॉल्यूशन बने उसके अंदर हम 3 लीटर पानी भी मिला दें, तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ एसिड क्या रहेगी इस पर्टिकुलर फाइनल मिक्सचर में। अब इस तरीके के सवाल को आप रेशियो मेथड से तो कर ही सकते हैं, जो डिटेल सॉल्यूशन में भी दिया था, लेकिन जब परसेंटेज पूछ लेना किसी चीज की और ऐसे गिवन क्वांटिटी दे रखी है, उसके अंदर अलग से वाटर भी डाल दिया हमने, तो हम उस तरह के केस में क्या करते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर इस, जैसे मैं ए सॉल्यूशन की बात करूं 7:13 दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं एसिड कितना है 7 है, अगर टोटल मेरे पास कितना है 20। अगर इस सॉल्यूशन को मैं 4 लीटर लूंगा तो इंटू 4 कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल एसिड कितना है इस सॉल्यूशन के अंदर वो मिल गया। इसके अंदर अब मुझे 6 लीटर सॉल्यूशन है ये वाला, जिसमें एसिड और वाटर इतना है, तो एसिड अगर 8 है वाटर 7 है तो टोटल कितना हो गया 15, और एसिड कितना होगा 8/15 टोटल का, और टोटल सॉल्यूशन कितना लेना है 6 लीटर। क्या ये मेरे पास टोटल एसिड मिल गया।
अब टोटल सॉल्यूशन कितना है, 4 6 और यहाँ पे 3 लीटर पानी और डाल रहे हैं, तो 4 + 6 + 3, ये हो गया टोटल सॉल्यूशन। परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100%। डायरेक्टली मुझे एक लाइन में आंसर मिल जाएगा, कोई रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, फटाफट से देखिए। देखो 4 से काटूंगा 5, 3 से काटूंगा तो 5 और यहाँ पे बचेगा 2, 5 इधर भी है 5 इधर भी है, इधर काट दूंगा तो ये मेरे पास बचेगा 20। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या, 16 और 7 23, 23 डिवाइडेड बाय 13 इंटू में 20%, तो ये मेरे पास 460 डिवाइडेड बाय 13% आ जाएगा, जिसे मैं अगर 13 से काटूंगा तो 3 जा 3 की लाइन में एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो नहीं, एक और है, ठीक है, 37 भी है, सॉरी। तो 3 जा 39, 70 बचेगा मेरे पास, फिर 5 जा जाएगा 35 और उसके बाद 5 बचेगा, 5/13%। दिस इज माई आंसर। चलें आगे। कहता है s² - 6√2 s+1 0 के बराबर है, तो s³ + 1/s³ बता दो। तो आप इजीली कर लेंगे। 6√2s उधर लेके जाएंगे, फिर s से डिवाइड करेंगे, तो s + 1/s कितना आ गया, 6√2 आ गया। अगर क्यूब करके बताना है तो वो क्या होता है, अगर ये v होता है तो मेरा आंसर होता है v² - 2, तो v 6√2 को तो एज इट इज लिख दिया। इसका स्क्वायर करूंगा 36 × 2 72, और माइनस ये 3 होता है, सॉरी -3, 6√2 इंटू में मेरे पास यहाँ पे आया 69। यूनिट डिजिट से हो सकता है क्या, 6 और 9 4, यूनिट डिजिट 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वरना मल्टीप्लाई कर लो पूरा का पूरा तो भी आपके पास 414√2 आ जाएगा। चले अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड है। आपके ऊपर अगर एवरेज में डेविएशन कंसेप्ट अच्छा है तो साथ के साथ, वरना लास्ट में। कहता है कुछ लोग हैं एक ग्रुप में जिनका एवरेज 72 दे रखा है, 2 पीपल जिनका एवरेज 67.4 और 71.6 था वो छोड़ के चले जाते हैं, और 3 लोग जिनका एवरेज 70, 82.8 और 78.2 था, ये ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो इस वजह से जो एवरेज है ना वो हमारा इंक्रीज कर जाता है, किससे, 2.5 kg से। तो हमें बताना है इनिशियली ग्रुप में कितने लोग थे। अब ध्यान से समझिए, मान लो पहले मेरे पास कितने लोग थे, n लोग थे, अब 2 निकल गए 3 आ गए, तो टोटल लोग कितने, n+1 है। एवरेज कितने से बढ़ गया, 2.5 से। ये चीज मुझे समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखो। आप कहेंगे सर जो टोटल वेट निकला है ग्रुप से वो कितना है, 67.4 + 71.6, दोनों को ऐड करूंगा, 72 + 67 हो जाएगा मेरे पास 79, और यहां पे 139, ये तो निकल गया। बढ़ा कितना है, आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास जो टोटल जो इंक्रीज देखने को मिला है, ये इन दोनों को ऐड करूंगा तो 161 241, नेट इंक्रीज कितने का हो गया मेरे पास यहाँ पे 10 60 और 70 231, सॉरी 161 231, तो नेट इंक्रीज हुआ 92 का। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास ना भैया जो इंक्रीज देखने को मिला है, आप ये मान के चलो 1% बढ़ा है, जिसका एवरेज वेट कितना है 92 है, ठीक है, 1% बढ़ा है जिसका एवरेज वेट 92 है। आप ये मान के चलो कि ये इंक्रीज हो गया है। अब पहले एवरेज वेट कितना था मेरे पास 72 था, ठीक है, 792 72 से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो 20 मेरा क्या होगा, वेट सब में बटेगा। पहले n लोग थे, अब n+1 लोग हैं, n+1 लोग में 20 बटेगा, तो नेट इंक्रीज कितने का होगा, आप कहेंगे सर 20 डिवाइडेड बाय n+1, ये किसके बराबर आ जाएगा 2.5 के बराबर आ जाएगा। नेट इंक्रीज हमें ये दे रखा है। सोल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां से काटूंगा तो 8 टाइम्स n+1 8 के बराबर, तो n किसके बराबर आ गया 7 की। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया और कुछ नहीं करना आपको। आपको देखना है नेट इंक्रीज कितने का आया, 3 लोग जुड़े 2 लोग छोड़ के गए, तो नेट इंक्रीज मेरे पास आया 92 का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जो 1% है उसका वेट मान लेता हूं मैं 92 है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर, और 1% का वेट 92 है, तो एवरेज से कितना ज्यादा हो गया 20 ज्यादा हो गया, पहले 72 था, तो ये 20 कितना में बटेगा, टोटल n+1 लोग हो गए n+1 में बटेगा, और नेट इंक्रीज एवरेज में कितने का है 2.5 का। इक्वेट कर दिया और मेरा आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलता हूं।
ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो इजीली कर सकते हैं। ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर हुए, किस रेशियो में? 4/5 रेशियो 5:6 में। अगर सिंप्लीफाई करूंगा 24:25, ये आ गया इनकी पार्टनरशिप का रेशियो। ए वर्किंग पार्टनर है तो 26.5% एनुअल प्रॉफिट का अपनी सर्विसेज के लिए लेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये पैसा है ये कितना हो गया? 49 रेशियो हो गया। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा टोटल प्रॉफिट का? 26.5 में से अगर हम घटा देंगे तो बचेगा मेरे पास 73.5। क्या इसे ही रिप्रेजेंट करेगा? आगे कहता है बी ने अपनी सर्विसेज के लिए कितना लिया? 37.5 लाख लिया टोटल एनुअल प्रॉफिट का। तो हमें बताना है ए ने कितना लिया होगा। तो आप कैसे इस तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? आपको यहां पे ये चीज समझ में आ रही है, 49 रेशियो टोटल प्रॉफिट के इतने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी कितना लेता है? 25 रेशियो का मुझे मान निकालना पड़ेगा कि क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखें इसे तो इसमें ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 147 डिवाइडेड बाई 2%। और अगर 49 से देखूं तो 3 टाइम्स जाएगा तो 3/2%। तो एक रेशियो 3/2%, तो मतलब 25 रेशियो 25 इंटू 3/2%। और 25 का 3/2 हम सबको पता है 37.5% होता है। इतना बी को मिला होगा प्रॉफिट। बी को कितना मिला है? 37.5 लाख ही मिला है। तो एक रेशियो 1% प्रॉफिट 1 लाख के बराबर है। ए को कितना मिला? अगर बी को 37 मिल गया, टोटल 100% प्रॉफिट कितना होगा? आप कहेंगे सर 100% प्रॉफिट 1% 1 लाख के बराबर, ये 100 लाख के बराबर होगा। 100 लाख में से अगर आप ये घटा देंगे, क्योंकि ए और बी दो ही लोग हैं, तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 62.5 लाख। क्या ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्टिकल का एमआरपी 1024 है, इसे बेचा जाता था 900 रुपीज का आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ X%। अगर मेरे पास सिंगल 2x% का डिस्काउंट दिया जाए एमआरपी पे तो सेलिंग प्राइस बता दो हमारा क्या होगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? एक छोटी सी चीज तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पहले एक X% का डिस्काउंट दे रहा हूं, फिर दोबारा X% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो नेट डिस्काउंट क्या होता है मेरा? ये होता है 2x माइनस x² डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अगर मैं इस पे 2x का डिस्काउंट दे दूं तो वो वाला जो डिस्काउंट की वैल्यू होगी वो ज्यादा हो जाएगी इस वाले डिस्काउंट से, 2 सक्सेसिव X% के डिस्काउंट से। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास जो आंसर आएगा अगर मैं 2x% का डिस्काउंट दूंगा वो किससे? 900 से कम होगा, ये याद रखना। तो मेरा ये ऑप्शन घट गया, इन तीनों में से ही आंसर आएगा। और अगर ये कम भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा वैल्यू में चेंज नहीं आता, डिपेंड करता है हम कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर ओवरऑल भी आप देखो यहाँ पे लगभग 10% कम हो रहा है। ठीक है, जब मैं 2 बार X% का दे रहा हूं तो हो सकता है X की वैल्यू मेरी 5% के आसपास रही हो, तो x² डिवाइडेड बाय 100, तो 25/100 मतलब 0.25% का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसका 0.25% अगर मैं निकालूंगा, 1/4 इसका निकाला, 1/400 तो लगभग 2.5, तो वैल्यू जो होगी मेरी इससे 2 से 4 ही कम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी अप्रोप्रिएट बैठेगा, जो बच्चा अप्रोक्सीमेशन से इस क्वेश्चन को देखना चाह रहा है, अगर 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं तो। ठीक है, बाकी ये बस एक समझाने का तरीका है। अप्रोक्सीमेशन जब काम आता है जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाए, तो ये चीज भी आप देख सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन बेसिक से बड़ा इजीली किया जा सकता है। आप कहेंगे सर X% का अगर मैं 2 बार डिस्काउंट दूंगा तो मैं कहूंगा एमआरपी मेरे पास है 1024 इंटू में 2 बार डिस्काउंट दिया 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100, इसका स्क्वायर किसके बराबर? 900 के बराबर। तो आप ये 1024 को नीचे ले जाएंगे तो ये इसके बराबर, तो 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100, ये इसे आप k भी मान सकते हैं, मैं बस पूरा लिख रहा हूं आपके लिए। तो रूट लगा दोगे तो 30/32, और आप कह सकते हैं सर इसे 2 से और काट सकता हूं मैं, तो 15/16। कितने का डिस्काउंट है? 1 का डिस्काउंट है, कितने पे? 16 पे। अगर मैं x डिस्काउंट दे रहा हूं, अगर मैं 2x डिस्काउंट दूंगा तो आप कहेंगे सर 2 का डिस्काउंट होगा 16 पे, मतलब 1/8 का मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर मैं 1/8 का डिस्काउंट दूंगा 1024 में, तो इसका 1/8 क्या होगा? 1024 का ये 128 होगा। तो 128 का डिस्काउंट दे दो 1024 में, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6, 9 और यहाँ पे 8। दिस विल बी सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। और बाकी जब भी यहाँ पे एक ही डिस्काउंट 2 बार सक्सेसिवली या 3 बार दे रखा हो तो डायरेक्टली वैल्यू लिखो। जैसे 2 बार सक्सेसिवली डिस्काउंट था ना X% का, तो डायरेक्टली लिखो
सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास यहाँ पे 1024 है, रेशियो यहाँ पे मेरे पास क्या है 900। तो आप कह सकते हैं सर एक बार दो बार दिया है तो ये वैल्यू बन रही है, एक बार देता तो इन दोनों का रूट ले लो, ये आपका एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे देगा। ठीक है, अगर एक बार x% का देते तो उससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन में कहता है एक स्क्वायर की साइड 43 है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 60 है, इन दोनों के पेरीमीटर का सम किया गया और ये सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बराबर है, तो हमें बताना है एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। अब आप कहेंगे सर साइड स्क्वायर की है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 × 43, ट्राइंगल की साइड अगर मेरे पास 60 है तो पेरीमीटर 3 × 60 हो जाएगा। ये पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल के बराबर है तो वो 2πr मतलब 2 × 22/7 इंटू में r के बराबर हो जाएगा। हमें बताना है पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू में r स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है हमारे पास कि जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा अगर सर्कल के एरिया की बात कर रहे हैं, और इंटीजर वैल्यू में आंसर है क्योंकि अगर r 7 का मल्टीपल आया तो मेरा आंसर 2 7 आते हैं, तो 7 और 11 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत तो आपके ऊपर, आप ये चीज चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 7 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए, पहले 11 से चेक करूंगा तो 14 14, ठीक है 11 11, तो दो ऑप्शन 11 के वैसे ही मल्टीपल मिल गए, तो चारों चेक करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पूरा करना पड़ेगा। फिर आप 7 से भी चेक करेंगे, इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, बेटर है हम क्वेश्चन को डायरेक्टली यहीं पे सोल्व करने की कोशिश करें। 129 और 180 तो ये हो गया 309, नहीं यहाँ पे 172 प्लस 180 352 आएगा, और यहाँ पे मेरे पास 44/7 r, 44 से काटोगे तो लगभग मेरे हिसाब से 8 टाइम्स चला जाएगा ये पूरा, और r का मान आ जाएगा 56। अगर r मेरे पास 56 है तो पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू में 56 इंटू में 56, तो ये 8 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे अब आप सोल्व कर लो। 56 इंटू 8 करूंगा तो 448 इंटू 22, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं तो और यूनिट डिजिट से कर लो, 2 इंटू 8 6, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें आगे। अगला सवाल, व्हाट इज थ्राइस द क्वांटिटी ऑफ पेपर required to roll up a right circular cone whose base of diameter 70 मीटर and height 12 मीटर। मेरे पास एक कोन है जिसका डायमीटर इतना दे रखा है, तो रेडियस हो गया 35 और हाइट हो गया 12। कितना पेपर रोल करना पड़ेगा उसका 3 गुना बताना है इस कोन पे। तो अगर ये मेरे पास रेडियस 35 हाइट 12 है तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी 35 12 ट्रिपलेट बनाएंगे 37 के साथ। तो जो पेपर रोल होता है वो किस पे होता है, कर्व्ड सरफेस पे होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, तो 22/7 इंटू 35 इंटू में एल, स्लांट हाइट इज 37। हमें क्या बताना है, इसका थ्राइस बताना है, तो इसके अंदर इंटू 3 भी करना पड़ेगा। दिस विल बी माई आंसर। आप काट लो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लास्ट में तो सब में 0 ही है, तो मतलब ये 5 है, 5 इंटू 2 10 बन जाएगा, तो 11 इंटू 10 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। आगे की यूनिट डिजिट से कर सकता हूँ क्या, 7 1 8 और 3 कर सकता हूँ, तो 1 और 7 7 इंटू 3 21 10 आएगा लास्ट में। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलें आगे। x का मान दे रखा है ये, ठीक है, हमें बताना है इसका मान क्या होगा, x माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। अगर x माइनस 1/x को v मान लो तो ये हो गया 3v और ये हो गया v क्यूब प्लस 3v कब आता है, जब मेरे पास हमसे क्या हो x माइनस 1/x अगर v के बराबर दे रखा हो, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ ले तो ये इसके बराबर होता है, तो मुझे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बताना है। आप देखेंगे यहां से x इसके बराबर है, क्यूब कर दूंगा तो x क्यूब कितना आ गया मेरे पास, √7 माइनस 2, 1/x क्यूब क्या आ जाएगा, तो 1/√7 माइनस 2 रेशनलाइज करूंगा तो इंटू में √7 प्लस 2 और यहां पे भी √7 प्लस 2, तो √7 प्लस 2 और यहां पे मेरे पास 7 माइनस 4 डेट इज 3, ये 1/x क्यूब आ गया। अब इन दोनों को अगर ऐड करना है मुझे तो क्या वैल्यू बचेगी, आप कहेंगे सर 3√7 और 4√7, तो ये हो गया 4√7, 3 एलसीएम लेके,
-6, सॉरी माइनस करना है ना, तो 2√7 आएगा, -6 और -2, ये हो गया -8 डिवाइडेड बाई 3। चले आगे। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। पहले तो ये 4 लाइन का क्वेश्चन है, तो आप ये कर सकते हैं कि लास्ट के लिए छोड़ दें इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन टीयर 2 में आपके काफी बार पूछे जा चुके हैं, सीजीएल 2019 में भी काफी सवाल आए थे इस तरीके के। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, जो इनकम है ना मुकुंद और विनोद की 2020 के अंदर, वो हमें दे रखी है। रेशियो है 7:9। आगे कहता है कि जो मुकुंद की इनकम है 2021 से 2020 के अंदर, वो दे रखी है 4:5, और जो विनोद की इनकम है 2021 रेशियो 2020, वो हमें दे रखी है इतनी। ठीक है, अगर इनकी इनकम का सम 19261 है 2021 के अंदर, तो हमें बता दो विनोद की इनकम क्या होगी 2020 के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब हम सोल्व करेंगे तो हमें किसका मान बताना पड़ेगा, विनोद की इनकम 2020 के अंदर क्या रही होगी, मतलब यहाँ पे है 9 रेशियो। तो एक चीज तो हमारे दिमाग में आएगी कि चांसेस हैं जो मेरा आंसर हो वो 9 का मल्टीपल हो। मैं चांसेस बोल रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं होगी कि 100% इसका मल्टीपल हो गई। ठीक है, कई बार पॉइंट में जाता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें वेरी कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि 9 का मल्टीपल होगी। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शन हैं जो 9 का मल्टीपल है, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। अभी हमें इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब या तो आप रेशियो मेथड यूज करो कि इंडिविजुअली बनाओ इनका, कि अब मुकुंद का क्या होगा 2020-21 में, उसका रेशियो लिखा हमने, फिर इससे इक्वेट करा, फिर हमने करा, या फिर आप डायरेक्टली चेंज कर लो यहीं पे। देखो 2020 का रेशियो तो आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं 2021 का देखूं यहाँ पे, तो 2021 और 2020 का रेशियो दे रखा है 4:5। तो मेरे पास यहाँ पे 20 का कितना है 5 रेशियो, यहाँ पे कितना है 7 रेशियो। तो इसके टर्म्स में चेंज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इधर ही वैल्यू बतानी है। तो आप कहेंगे सर 5 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 4 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक रेशियो हो गया 7/5, तो 4 रेशियो हो गया मेरा 4 × 7/5। क्या कह सकते हैं कि 2021 के अंदर मेरे पास मुकुंद की इनकम का रेशियो ये रहेगा। उसके बाद आगे विनोद की इनकम की मैं बात करूं, तो यहां पे है इसकी 2020 में थी 3 रेशियो, यहां पे दे रखा है 9 रेशियो, तो 3 गुना हो गया इसका। तो मैं कहूंगा 5 का 3 गुना इसका 2021 के अंदर क्या होगा, 5 × 3 ये 15 रेशियो हो जाएगा। इन दोनों का सम का वैल्यू मुझे दे रखा है कितना, ये दे रखा है 19261। हमें वैल्यू बतानी है किसकी, 9 रेशियो का मान क्या होगा। क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया। तो ये कम स्टेप में आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना रेशियो इक्वेट करके भी किया जा सकता है, और बाकी सारी चीजें, बहुत चीजें होती हैं इसमें। और साथ के साथ यहाँ पे जैसे 2 वैल्यूज में, तो मैं तो यही मेथड रिकमेंड करता हूं कि आप डायरेक्टली कर लो। अगर 2 से ज्यादा वैल्यूज दे रखी हो और हमसे डिफरेंस पूछ ले या कुछ और पूछ ले, तो उसमें रेशियो इक्वेटिंग मेथड वगैरह हम देखते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अपना करेंगे। जैसे 28/5 है और 15 है, एलसीएम ले लूंगा तो 5 आ जाएगा मेरे पास। 75 + 28 ये हो जाएगा 103। 103/5 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 19261 को। हमें किसका मान बताना है, हमें वैल्यू बतानी है 9 रेशियो की। तो 9 रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर ये हो गया मेरे पास 19261 डिवाइडेड बाय 103 × 5, और इंटू में अब क्या हो जाएगा 9। ठीक है, एक रेशियो इसके बराबर 9। सोल्व करके आंसर बताएंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अप्रोक्सीमेट वगैरह कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। 103 से काट पाएगा, क्योंकि इन दोनों को तो नहीं काट पाएगा वो 103। तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, आप कहेंगे सर 7 से। तो यहां पे तो यूनिट डिजिट 7 मिलेगी। अगर यूनिट डिजिट से ट्राई करूं तो 7 × 5 × 9 ओड वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। तो मेरा आंसर क्या होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या, इन दोनों में कोई एक ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है या दोनों कट रहे हैं। ये मेरे पास सम ऑफ डिजिट चेक करा 16, ये 9 से डिविजिबल है क्या, ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरा आंसर यही होगा। बाकी आप वरना पूरी कैलकुलेशन करेंगे तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलूं क्या आगे अब मैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं अपना आंसर निकालने के लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, हमें बताना है कि x रेशियो y क्या होगा। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं,
तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सम करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 4x। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू में 7y। ये किसके बराबर, 9 प्लस 2 ये हो गया 11, 9 माइनस 2 ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 7। 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा और मेरे पास यहाँ पे 4x है ये। तो x बाय y कितना आ गया, 11/4 आ गया। यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, x रेशियो y पूछा गया है। और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना चाहते थे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, सिंपल क्वेश्चन। स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन हमने थोड़ा सा लेवल हाई रखा था, अब इसके आगे के क्वेश्चन जनरली इजियर साइड है। तो कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, देखो होता हमारे पास क्या है कि एसएससी ने 30 क्वेश्चंस का पूल बनाया मैथ्स का। अब वो 30 क्वेश्चंस किसी को किस ऑर्डर में मिलेंगे, किसी को किस ऑर्डर में, किसी पर्टिकुलर पर्सन बच्चे के लिए एक क्वेश्चन 30 नंबर पे होगा, उस वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किसी बच्चे के लिए पहले नंबर पे भी होगा। अब ऐसे में क्या होता है, जिन बच्चों को स्टार्टिंग में इजी मिल जाते हैं उनका मोरल बूस्ट हो जाता है। ठीक है, वो एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। जिनको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उनका मोरल डाउन हो जाता है और आगे जाके फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए हमने स्टार्टिंग में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले हैं और लास्ट के क्वेश्चन थोड़े इजियर साइड रखे हैं। ठीक है, तो आपको हर तरीके के पेपर के लिए रेडी रहना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में भी ये चीजें कि किसको पहले हार्ड मिलेंगे किसको पहले इजी मिलेंगे ये कोई डिसाइड नहीं करता, ये रैंडमली होगा। ठीक है, और उसी शिफ्ट के अंदर चाहे ऑल दो क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, एक बच्चा ज्यादा स्कोर एक बच्चा कम स्कोर कर जाएगा, वो फिर अटेम्प्ट पेपर कैसे करना उस पर चीजें डिपेंड करती हैं। अब देखो यहां पे सवाल क्या दे रखा है, एक मूविंग बॉडी का डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, टाइम पे जब वो मूव करता है। ठीक है, एक ट्रेन 66 किलोमीटर ट्रेवल करती है 3 आवर्स के अंदर। तो हमें बताना है इक्वेशन क्या होगी, डेट रिलेट्स डी एंड टी। वैसे तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डी और टी के बीच में आपसे रिलेशनशिप पूछी गई है तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भैया पहले मैं स्पीड निकाल लेता हूँ 66 किलोमीटर 3 आवर में, तो 22 किलोमीटर पर आवर हो गई, स्पीड को 22 रख देंगे तो मेरे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा 22 टी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में आ सकती है लेकिन ये करने का बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है वो यूनिवर्सल रिजल्ट को फॉलो करते हुए ही क्वेश्चन बनाए। इसमें हो सकता था कि वेरी डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ टाइम कर देता। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है तो आपको ध्यान से करना है। आप इसे किस तरीके से करेंगे, आप कहेंगे सर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर टाइम है तो मैं मान लेता हूं कि इक्वल करूंगा तो एक कांस्टेंट रहेगा के और इनटू में टी, मेरा डिस्टेंस कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर मैं अब वैल्यूज रखूं यहां पे तो मेरे पास कह रहा है कि जब डिस्टेंस 66 है तो 3 आवर में कवर किया जा रहा है तो टाइम हो जाएगा 3 और यहां पे मैं के की वैल्यू निकालूंगा और के हो जाएगा 22। तो अब इस के को मैं इधर पुट करूंगा और मेरा आंसर आएगा डी इक्वल्स टू 22 टी। ये रिलेशनशिप फॉलो हो रही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस तरह के क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, चलूं आगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, उससे दो टेंजेंट एपी और एक्यू सर्कल पे बनाई जाती है जिसका सेंटर ओ है। तो यहां पे ओ मान लेता हूं, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, ये एक टेंजेंट डाल दी एपी और ये एक टेंजेंट डाल दी मैंने एक्यू। आगे हमसे कहता है एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, तो यहां से ये मिला लो, तो ये कोण हमें 50 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा एंगल पीओ क्यू क्या होगा, हमें ये वाला कोण बताना है। तो ये तो इजीली हम सभी लोग सोल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर देखो ये वाला कोण तो मेरे पास क्या होगा, ये तो 90 डिग्री होगा, सेंटर से टेंजेंट को टच कर रहा है, टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पे, तो ये 50 है तो ये 40 होगा। और क्योंकि ये रेडियस है ये रेडियस है तो ये 40, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया 40 हो गया। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं पूरा पीओ क्यू को देखूं तो इसके अंदर तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 40 और ये आ जाएगा 100 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, आई होप सभी लोगों ने सही किया है इसे। सरफेस एरिया बताना है स्फेयर का जिसका डायमीटर है 14, डायमीटर 14 तो रेडियस हो गया 7,
सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। जब हमारे पास रेडियस 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर हम सबको पता ही होता है 154, जो हम याद करके चलते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 616। ये वैल्यू भी हमें याद होती है 616। तो क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ठीक है, बिना पेन उठाए ये सवाल किया जा सकता था। अगला सवाल हमारे पास है कि tan थीटा 3/4 है, हमें बताना है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, ये वैल्यू है मेरे पास बेस, तो अगर 3 और 4 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, ये ट्रिपलेट बनाते हैं हमारे पास 5 के साथ, तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगी 5। 1 प्लस साइन थीटा तो 1 प्लस 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस 1 माइनस 3/5। सोल्व करेंगे 5 एलसीएम आएगा, दोनों ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा मेरे पास 5 प्लस 3 डेट इज 8, नीचे बचेगा 5 माइनस 3 डेट इज 2, और सोल्व करेंगे तो बचेगा मेरे पास 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। चले आगे। x प्लस 1/x2 दे रखा है और हमें वैल्यू बतानी है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस 1/x2 कब होता है, जब x का मान मेरे पास आ जाता है 1, और अगर x का मान 1 आ गया तो यहां पे रखोगे तो 1 प्लस 16, और यहां पे मेरे पास 1 माइनस 2 डेट इज -1, और आंसर आ गया मेरा -17। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये मुझे डेटा दे रखा है, हमसे डिफरेंस पूछा है मीडियन और मोड का, तो मीडियन भी चाहिए हमें, मोड भी चाहिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 2 5 7 8 9 11 15 17 19 27 31 33, यहां तक तो मुझे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिख रहा है, लेकिन जो ये वैल्यूज हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये मुझे अरेंज करनी पड़ेंगी बीच में। तो बीच में अरेंज कर लेते हैं, या तो आप दोबारा से पूरा लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे अगर मैं पहले इन्हें अरेंज कर दूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। मेरे पास 2 2 5, या तो आप यहीं पे ब्रैकेट वो करके डाल दो कि स्लैश करके यहां पे मैं डाल देता हूं, एक वैल्यू है मेरे पास 11। एग्जाम में तो ऑब्वियसली आपको लिखना ही पड़ेगा खुद से, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। बोर्ड पे मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां पे मैंने डाल दी 14, फिर मेरे पास यहां पे आएगा 16, फिर मेरे पास 20 है तो यहां पे आएगा, और फिर मेरे पास यहां पे वैल्यू है 31, तो वो यहां पे आएगा। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अगर मैं गिनूं तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 वैल्यूज है। तो अगर 19 वैल्यूज हो तो मीडियन कौन सी टर्म होती है, मिडिल टर्म, जो कि 10 टर्म होगी, या फिर आप कह सकते हैं 19 प्लस 1/2th टर्म, ये वाली टर्म मेरी मीडियन कहलाएगी अगर नंबर ऑफ वैल्यूज और होती है। तो ये कौन सी टर्म आ गई, 10th टर्म। अगर 10th टर्म निकालूंगा तो मेरे पास मीडियन क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास मीडियन निकल के आया है यहाँ पे 15। मोड निकालना है, मोड क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आए, और अगर मैं इस सीक्वेंस में देख पा रहा हूं तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 31 आप देखेंगे, देखो 2 2 बार है, 5 1 बार है, यहाँ पे 2 बार से ज्यादा अभी तक कुछ भी नहीं आया। ठीक है, मैं अगर सीक्वेंस में चलता जा रहा हूं, बस 2 आया 2 बार, और यहाँ पे मेरे पास 31 आया है 3 टाइम्स, तो 31 क्या हो जाएगा, मोड। इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है वो मिनिमम नंबर बता दो जो 6 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में ऐड कर दूं जिससे कि वो वाली वैल्यू 501 से डिविजिबल हो जाए। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है मेरे पास, 99999। एक तरीका तो यह है कि मैं इससे यहां पे डिवाइड करूं 501 से, फिर मैं इसे सोल्व करके निकालूं रिमाइंडर क्या है, जो रिमाइंडर आएगा मेरे पास उसमें वो वैल्यू ऐड करूं, रिमाइंडर प्लस उस वैल्यू का सब मेरा क्या बन जाए, 501 बन जाए, और जो वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। एक तरीका तो ये हो सकता है जो बेसिक सभी लोगों के दिमाग में आ ही जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन में, आप जरा सा ध्यान देना। देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या 1 के बाद अगर मैं 6 जीरो लगा दूं, 3 और 3 जीरो ये लगा दूं, तो ये इससे बस एक नंबर कम है ना, इस वैल्यू से एक नंबर कम है। और जबकि अगर मैं 501 से कंपेयर करूं तो ये इसके ट्वाइस से थोड़ा सा कम है, 501 के डबल से थोड़ा सा कम है। तो क्या रिमाइंडर यहां पे मैं इस मेथड से जो रिमाइंडर कंसेप्ट में सीखते हैं उससे जल्दी निकाल पाऊंगा। तो ये मेरे 6 डिजिट का नंबर था 100000।
क्या मैं इसे लिख सकता हूं 100 इंटू 1000, बात तो एक ही है, डिवाइड -1 ये नंबर है। अब मैं इसे डिवाइड कर दूं अगर 501 से और रिमाइंडर बता दूं, तो रिमाइंडर बताना तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। आप कहेंगे सर इसे काटूंगा कितने टाइम्स जाएगा, आप कहेंगे सर 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा -2। यहां पे करूंगा रिमाइंडर आ जाएगा -2, तो नेट रिमाइंडर कितना होगा -2 इंटू -2 +4 -1, तो रिमाइंडर बचा मेरे पास 3। तो मतलब इस वाली पूरी वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अब 3 में क्या ऐड करूं, क्योंकि इसमें मुझे ऐड करना है जिससे कि नंबर बन जाए 501 से कट जाए। तो आप कहेंगे सर 3 + x, ये 501 के बराबर, x का मान कितना आ गया 498 आ गया। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। चलें क्या आगे अब हम, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारे मेथड चेंज हो सकते हैं कि हमें कैसे करना है कम टाइम में। अगला सवाल मेरे पास, एक क्लास है जिसके अंदर 40% बच्चों ने साइंस ऑप्ट करी, 30% बच्चों ने आर्ट्स ऑप्ट करी और 15% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों चीजें ऑप्ट करी हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया, तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो साइंस या फिर आर्ट्स को ऑप्ट किया है। आप कहेंगे सर जनरली अगर मैं वेन डायग्राम बना दूं इसका, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। बिना वेन डायग्राम के भी किया जा सकता है, पर समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं। मेरे पास यहाँ पे एक साइंस है और यहाँ पे मेरे पास आर्ट्स वाले बच्चे हैं। साइंस को चूज किया 40% ने, आर्ट्स को चूज किया 30% ने, और दोनों को चूज करने वाले हैं 15%। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं टोटल बच्चे कितने रहे होंगे, 100% इसे रिप्रेजेंट करेगा। या तो बच्चे ने साइंस लिया है या फिर आर्ट लिया, वो रीजन किसे डिनोट करेगा, वो क्या इस रीजन को डिनोट करेगा। और 100% इज नथिंग बट 1, जो आप कह सकते हो। अगर मैं इस रीजन का निकालूं, देखो ये 40 है, 15 ही है, तो 40 - 15 क्या, ये 25 बचेगा अंदर अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, ये तो मेरे पास क्या होगा 25, ऐसे 30 में से 15 घटा दूंगा तो ये बचेगा 15। तो अगर पूरा रीजन निकालूं मैं, बच्चे ने कोई ना कोई सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, तो 15 + 15 30 + 25 दैट इज 55%। टोटल में से 55% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो साइंस या फिर आर्ट्स ऑप्ट किया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 55 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो मेरे पास 11/20, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी के हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कहता है जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का 12% पर एनम ब्याज दर से वो 7920 कम है, सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पे सेम रेट से 6 इयर्स का जो बनेगा। तो हमें बताना है कि सम क्या रहा होगा। आप कहेंगे सर अगर रेट सेम है 12%, टाइम है यहाँ पे 6 साल, यहाँ पे 3 साल, तो टाइम ही डिसाइड करेगा कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या वेरिएशन आएगा। 6 में से 3 घटा दूंगा तो 3 साल का गैप, 3 साल का गैप 12% के हिसाब से, तो 3 × 12 कितना हो गया 36%। ये इनके सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा, 36% ऑफ किसका, प्रिंसिपल। और ये किसके बराबर दे रखा है, ये हमें दे रखा है 7920 के बराबर। हमें प्रिंसिपल का मान बताना है कि क्या होगा, सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। 36 से आप इसे काटना चाहें तो डायरेक्टली काटने का ट्राई कर सकते हैं कि किस वैल्यू से कटेगा। तो 2 जा 720, 22 टाइम्स आ रहा है आई थिंक, 220, 1% 220 के बराबर, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 22,000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसे सोल्व करके हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन है, साथ के साथ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 8 × 72 है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 576, प्लस में इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 52, प्लस अब ये 3 कैलकुलेशन है साथ के साथ कर लो, ये -295 हो जाएगा सम हो गए, और इसमें से घटाऊंगा तो 155 प्लस का बचेगा। फिर इसके बाद मेरे पास क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन वाला अलग लिख लेंगे। 62 का स्क्वायर है और मेरे पास 1495 है। 62 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 25 से कितना ज्यादा 12, 12 का स्क्वायर 144, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 25 + 12 37 और 1 38। ठीक है, इसी तरीके से आई होप आप लोगों ने करा होगा, और इसमें मुझे घटाना है 1495। तो इसे सोल्व करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास
9 आ जाएगी, ये 4 आ जाएगा, 37 में से 14 घटाऊंगा तो 23 बचेगा, यही आ रहा है। तो यहां पे डिवाइडेड बाय 2349 है, ये कितना बनेगा मेरे पास, इसमें 52 जोड़ दिया तो 207, 207 इसमें जोड़ेंगे तो 783, 2349। आप देखेंगे ये लगभग देखो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं मेरे पास, या तो आप डायरेक्टली भी ट्राई करेंगे, देखो ये 800 के आसपास है, थोड़ा सा कम जाएगा 800 से, और ये वाली वैल्यू 2400 से थोड़ा कम जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स जाते हुए दिख रहा है, या उसी की कुछ रेंज में जा सकता है। चारों ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो 1/3 के आसपास मेरा जा रहा है, 1/3 दे रखा है, ये हो सकता है, 2/3 तो नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा गैप आ गया, 4/3 भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये 1/3 ही आंसर आएगा। ठीक है, आप काट के देख लो, कट जाएगा पूरा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें सरफेस एरिया बताना है क्यूबॉइड का, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें इतनी दे रखी है। तो अगर सरफेस एरिया की बात करें तो जब खाली सरफेस एरिया लिखा हो मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ट्वाइस इंटू में 12 इंटू, इसमें भी आप क्या कर लेते हैं, जनरली एक चीज को कॉमन ले देते हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे अगर मैं लेंथ को कॉमन ले लूं तो B और H बचता है मेरे पास, तो 2B प्लस H और H BH। मैं जनरली यही फॉर्मूला यूज करता हूं, एक चीज को कॉमन ले लेता हूं और दो का सम जिससे मुझे इजी कैलकुलेशन पड़े वो हम यूज करते हैं। जैसे कि 2 लेंथ को अगर मैंने कॉमन लिया 12, B प्लस H 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, तो ये कैलकुलेशन मेरे लिए आसान है ना, 15 से 12 को मल्टीप्लाई करना, और फिर मेरे पास यहाँ पे BH हो जाएगा 54, 54 सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 15 इंटू 12 180, 234 इंटू में 2, बाकी यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, 4 2 जा 8, यूनिट डिजिट 8, 4 ऑप्शन में एक में ही है तो यही होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें क्या रहा है कि मोड और मीडियन दे रखा है, हमें बता दो मीन और मोड का रिलेशन यूजिंग इंपीरियल रिलेशन, मीन रेशियो मोड। अच्छा, मोड का रेशियो यहाँ पे क्या दे रखा है 29, ये तो कांस्टेंट है ना, तो चांसेस है मेरा आंसर जो भी मोड का रेशियो होगा वो 29 का मल्टीपल होगा। आप चेक करके देखो, चारों ऑप्शन में मुझे 29 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। तो चांसेस ऑप्शन नंबर डी के सबसे ज्यादा है, टाइम कम है तो हम इसे मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही रेयर चांसेस, क्योंकि हमें पता है रिलेशन क्या होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो बहुत ही रेयर चांस है इस तरीके में, क्योंकि ये 29 का मल्टीपल है 13 का, कि हमारे पास जो मीन निकल के आए वो 29 का मल्टीपल निकल के आ जाए, जिससे 29 एलिमिनेट हो जाए, और फिर हम सिंप्लीफाई करें तो कुछ रेशियो उधर चला जाए। चांसेस थोड़े से कम है, तो अगर कम टाइम होगा तो इसे मार्क कर देंगे, वरना रिस्क ना लेते हुए आप पूरा सोल्व करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास मोड दे रखा है यहाँ पे 29, ये 3 मीडियन 3 टू 13 39 हो जाएगा, माइनस 2 मीन, घटाऊंगा -10, -2 से कटेगा तो मीन आ गया कितना 5, रिलेशनशिप 5:29, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है h² माइनस HT प्लस T² 6 है, h² प्लस HT प्लस T² 9 है, इसका मान बता दो। अरे भैया ये तो फॉर्मूला होता है, ये वाली वैल्यू किसका प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का ही प्रोडक्ट होता है, ये हमने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू में 6, ये हो जाएगा 54। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो अगला सवाल, साइन थीटा दे रखा है मेरे पास, कोस थीटा दे रखा है, साइन 2 थीटा बताना है। आपको पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा कितना है 9/10 है, कोस थीटा कितना है 6/10 है। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे अच्छा पॉइंट्स रेशियो में दे रखा है, तो यहाँ पे 2 से काटूंगा तो 5, और यहाँ पे 2 से काटूंगा तो 5, तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 25। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, ठीक। आई होप क्लास आपको क्लियर थी। ठीक है, तो एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना। मुश्किल पेपर भी आ सकता है, इजी पेपर भी आ सकता है, मॉडरेट पेपर भी आ सकता है। ठीक है, मॉडरेट पेपर के हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी ही चाहिए। जब आप टेस्ट दें प्रैक्टिस में तो हर तरह के पेपर दें। इजी पेपर सबसे पहले उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए। ठीक है, उसके लिए मॉडरेट पेपर देने तो आरबी गेट है, जनरली मॉडरेट साइड रहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं।
ठीक है। और आगे अगर आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती हैं, अलग अलग वेंडर्स आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप मल्टीपल जगह से आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, उससे उनके सेपरेट नोट करते रहिए, उस हिसाब से आपको सही एनालिसिस मिलेगा। मार्क्स से ज्यादा मैटर करता है परसेंटाइल आपकी इस पर्टिकुलर मॉक में क्या हो रही है। मेरे पास काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं, ठीक है, कि सर मैंने इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट सीरीज का मॉक दिया, उसमें CHSL में मेरे आए 301 नंबर, और पर्टिकुलरली मैं दूसरे पर्टिकुलर आरबी का मॉक देने गया तो पता चला उसमें 250 नंबर ही रह गए, ठीक है। तो ये एक तो मॉक के लेवल पे डिपेंड करेगा, हो सकता है वो मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इजी पेपर बना रही हो और हमारा लेवल हार्ड हो, तो ये नंबर वेरी करेंगे। और कई बार जब बच्चों को इजी मॉक्स देने की बहुत ज्यादा आदत हो जाती है तो हार्ड पेपर जैसे आए तो वो पैनिक मोड में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही सिमिलरली अगर सिर्फ हार्ड पेपर आप दे रहे हो तो इजी पेपर आपके सामने आए तो आप ज्यादा ओवर कॉशियस होते हो उस चीज को लेके कि गलती ना करो। तो बैलेंस शुड बी देयर। अगर आप हार्ड पेपर लगा रहे हो, आरबी के मॉक जनरली जैसे पहला और दूसरा मॉक काफी ज्यादा लेवल अच्छा रखा था उसका, तो आप बीच में पीवाईक्यू भी सोल्व करते रहो हमेशा, या फिर आप टीयर 1 के मॉक्स देते हो आरबी के, स्टार्टिंग के 12 मॉक्स हमने उनका लेवल अच्छा था, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको उस बीच में थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार मेरे नंबर ज्यादा कम आ रहे हैं, तो आप एक पीवाईक्यू मॉक दे लो, उसमें नंबर आपके बढ़ जाएंगे, तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा। लगातार हार्ड मॉक देते रहोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, लगातार इजी मॉक देते रहोगे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस, वो आपको फॉलो करते रहना है। तो कभी भी अपने मार्क्स को देख के डिमोटिवेट मत हो, आप एक बार परसेंटाइल जरूर चेक किया करो कि परसेंटाइल कितनी आ रही है, कितने बच्चों में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मान लो हार्ड मॉक भी है, हमारे पास SSC CHSL में 4000 वैकेंसी कुछ है मान लिया, अब हार्ड मॉक किसी बच्चे ने दिए, 6000 बच्चों ने वो मॉक दिया या 7000 बच्चों ने एक पर्टिकुलर मॉक दिया, ठीक है। हार्ड मॉक में भी अगर आपकी रैंक यहाँ पे 5000 आ रही है तो आप ये सोचो एक्चुअल एग्जाम में तो इससे थोड़े बच्चे ज्यादा ही देंगे। चलो आरबी पे सारे ज्यादातर अच्छे बच्चे जरूर पेपर देते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है वो आरबी के मॉक्स नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। फिर भी आप ये मान के चलो अगर 6000 में आपकी रैंक 5000 आ रही है हार्ड मॉक में, तो आपको प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। 6000 बच्चों ने पेपर दिया, आपकी रैंक 1000 तक आ रही है तो आपके अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के, ठीक है। 2000 तक भी आ रही है तब भी चांसेस बन जाएंगे आपके। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करें, हर चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इंप्रूवमेंट देखो, अभी जब तक आपके एग्जाम में टाइम है, लास्ट के 15-20 दिन तो आप सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस को ही देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जैसे आपका एग्जाम खत्म हुआ टीयर 1 का, जब आप टीयर 2 में शिफ्ट हो रहे हैं तो वो टाइम है आप मेहनत करने का, कि जो चीजें आपने नहीं पढ़ रखी उसे मेहनत करो। आप पहले ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे बहुत ज्यादा, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आप मेहनत भी नहीं करोगे, आपको लगेगा मुझे तो सब आता है, मुझे भी तो सब आता है, और एग्जाम में लेवल हार्ड बन गया तो जिसने अच्छी तैयारी करी होगी वो आगे निकल जाएगा। लेवल इजी भी आया, उसमें आपने 1-2 सिली मिस्टेक एक्स्ट्रा कर दी तो भी आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो मेहनत तो करते ही रहना है, देयर इज नो सॉल्यूशन। इजी पेपर आ रहा है तब भी मेहनत है, हार्ड पेपर के हिसाब से तैयारी करोगे तब भी आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनिशियल डेज में मेहनत ज्यादा चाहिए, इसलिए आपको अच्छे लेवल के पेपर भी ट्राई करते रहना चाहिए। बाकी आप लोगों से मैं यही विदा लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।